नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड या फिर डिमांड क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिमांड क्या होती है? डिमांड का सीधा सा अर्थ होता है मांग, मतलब जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो। लेकिन इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब थोड़ा अलग होता है, थोड़ा साइंटिफिक वे में बताना पड़ता है। तो डिमांड के लिए क्या होती है, दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पहले तो एक आदमी की इच्छा होनी चाहिए उस चीज़ को ख़रीदने के लिए। दूसरी चीज़ है कि उसके पास उस चीज़ को ख़रीदने के पैसे भी होने चाहिए, है ना। तो डिमांड यहाँ पे लिखा हुआ है द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी डेट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू बाई, मतलब उसकी इच्छा है खरीदने की, एंड इज एबल टू अफोर्ड, मतलब उसके अंदर औकात भी उस चीज़ को खरीदने की, यानी पैसे भी है। गिवन प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर, मतलब जो उस चीज़ की प्राइस है और जो कंज्यूमर की इनकम है वो चीज़ें दी हुई हो, है। तो इसे डिमांड कहते हैं। तो डिमांड के लिए क्या चीज़ है कि इच्छा ही नहीं, अभी तो उसके साथ उसके पास परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए। एग्जाम में पूछ लेते हैं ये कि डिमांड है ना केवल व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं करती, उसके पास उसको खरीदने की पावर भी होनी चाहिए। अब जैसे एग्जांपल अपन लेके चलते हैं, जैसे मान लो रोल्स रॉयस, सब चाहते हैं सबके पास रोल्स रॉयस हो, मेरे पास भी हो, आपके पास भी हो, सब चाहते हैं। लेकिन खरीदने की परचेजिंग पावर है क्या? नहीं है ना। तो वो केवल इच्छा है ना, वो डिमांड नहीं है। डिमांड तभी होती है जब परचेजिंग पावर भी हो। इसी तरह से डिमांड का दूसरे तरीके से ऐसे कह सकते हैं इसको कि जो डिमांड है ना, डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच कंज्यूमर्स प्लान टू बाई, मतलब उसकी इच्छा है बाई करने की, है ना। उसकी इच्छा तो है बाई करने की, है ना, एट वेरियस प्राइस, यानी अलग अलग प्राइस पर ना, ऑफ गुड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक टाइम पर, है ना। ठीक, मतलब जो उसको भाई कितनी खरीदनी है। भाई जैसे मान लो उसको पार्ले जी उसके बाद 50 रुपये है, उसको पार्ले जी बिस्किट खरीदना है। मान लो पार्ले जी बिस्किट 5 रुपये का आता है, तो उसने 10 खरीद लिए, है ना। अब उस पार्ले जी की प्राइस 10 हो गई, तो वो अब कितने खरीदेगा, है ना। और फिर मान लो पार्ले जी की प्राइस 15 रुपये हो गई, तो फिर वो कितने पार्ले जी खरीदेगा, है ना। तो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच कंज्यूमर्स प्लान टू बाई एट वेरियस प्राइजेस, बस ये इसमें यही वाली चीज़ याद रखने की, अलग अलग प्राइस पर। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आगे ये देख लिया हमने कि डिमांड केवल व्यक्ति की इच्छा पर नहीं, अपितु उसकी इच्छा के साथ उसकी परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए। इसके बाद है कि डिमांड तीन चीज़ों पे बेस्ड होती है। पहली चीज़ प्लेस, मतलब कहाँ चीज़ बेची जा रही है। दूसरी टाइम, मतलब कौन से टाइम पर बेची जा रही है। तीसरी प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब अपन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फ्रिज फ्रिज और एसी का। जैसे गाँव में लोग बाग फ्रिज और एसी है ना कम ही लगवाते हैं, मतलब कम ही होते हैं गाँव में। तो प्लेस के हिसाब से फ्रिज एसी की डिमांड गाँव में कम है, जबकि शहर में ज़्यादा है। दूसरा है टाइम, जैसे सर्दियों के टाइम पे है ना फ्रिज एसी की डिमांड कम रहती है, जबकि गर्मियों के टाइम पे फ्रिज एसी की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। तीसरी है प्राइस ऑफ कमोडिटी, मतलब जैसे मान लो गर्मियों के टाइम पे चीज़ों की प्राइस ज़्यादा हो जाती है, तो लोग बाग कम खरीदते हैं। सर्दियों के टाइम पे कम हो जाती है, तो लोग बाग खरीद लेते हैं। तो इस प्रकार से डिमांड प्लेस, टाइम और प्राइस तीनों पे डिपेंड करती है। अब डायरेक्ट डिमांड क्या होती है? डायरेक्ट डिमांड होती है कि भाई कंज्यूमर, मतलब फाइनल गुड्स, है ना, जो फाइनल गुड्स की डिमांड होती है ना, उसे बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड, मतलब जिनको आप कंज्यूम कर लो। जैसे आप पोहे लाए बना के खा लिए, तो ये डायरेक्ट डिमांड हो गई, है। कोई भी फूड हो गया, है ना, कोई भी क्लोथ्स हो गया, क्योंकि आप उनका डायरेक्ट यूज कर लेते हो, उसके अलावा बीच में कोई यूज नहीं है उनका, वो कैसे बने, क्या है क्या नहीं है, बस आपने जो चीज़ डायरेक्ट यूज की है उस चीज़ की डिमांड क्या हो जाती है, डायरेक्ट डिमांड। तो इसमें लिखा हुआ है कंज्यूमर्स डिमांड फॉर कंज्यूमर्स गुड फॉर दियर ओन सेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट डिमांड, है ना। तो फाइनल गुड्स का जो डिमांड होती है उस उन्हें ही बोलते हैं फाइनल गुड्स। होती है जो लास्ट में, मतलब सबसे लास्ट में जो चीज़ हम यूज करते हैं ना, वो
जैसे कपड़े हो गए, कपड़े रेशा कहाँ बन रहा है, फिर वो कहाँ प्रोसेस हो रहा है, फिर उससे कपड़ा बना, कोई टी शर्ट बनी, कोई जीन्स बनी, फिर हम उसे पहन रहे हैं। हाँ, तो ऐसी है। इसके बाद में कुछ नोट है कि कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज इथिकल न्यूट्रल। दूसरी चीज़ है कि कंज्यूमर फेस्ड कंस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। कंस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होती है, मतलब पैसों की प्रॉब्लम। उसके बाद मान लो 100 रुपये खर्च करने हैं, है ना, या उसका बजट है 100 रुपये, तो फिर वो 100 रुपये खर्च करेगा ना, ज़्यादा तो नहीं कर सकता ना। तो ऐसा है। इसके बाद होती है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होती है, जैसे मान लो कंज्यूमर्स की सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है, तो वो कहाँ जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, है ना। सब मार्केट से जाके चीज़ें खरीद, लेकिन मार्केट भी तो कहीं पे कहीं से खरीदता होगा। तो वो जितने कंज्यूमर्स आए आए हैं उनका सबकी डिमांड का सबको जोड़ देते हैं। जैसे मान लो पार्ले जी बिस्कुट, अब मान लो 3 जने हैं, एक ने बोला कि मेरे को 10 पार्ले बिस्किट चाहिए, दूसरे ने बोला कि भाई मेरे को 5 चाहिए, तीसरे ने बोला कि मेरे को 3 चाहिए पार्ले जी बिस्किट। तो टोटल डिमांड कितनी होगी, 18 पार्ले जी बिस्किट की। तो मार्केट की डिमांड कितनी हो गई, 18 पार्ले जी बिस्कुट। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि total sum of demands of all individual consumers who purchase the commodity at various prices in a period। मतलब टोटल सम यानी सबका योग, जितने भी डिमांड्स है कंज्यूमर्स की उन सबका योग की क्या होता है, मार्केट डिमांड होती है। तो ये हो गई अपनी मार्केट डिमांड। इसके बाद ये गिफिन गुड्स एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ये देख लेना, लिख लेना। गिफिन गुड्स बताएंगे तब बोल देंगे। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड ये भी बाद में बताएंगे, है ना। तो अब दो चीज़ें हैं, कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या डिफरेंस होता है, कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या डिफरेंस होता है। देखो डिमांड होती है ना, वो अलग अलग प्राइस पे, है ना, वस्तु की क्वांटिटी होती है। जैसे एग्जांपल के लिए अपन समझते हैं, जैसे मान लो आप, है ना, कोई चीज़ खरीदने गए मार्केट में, है ना। मान लेते हैं आप नमकीन खरीदने गए हो। नमकीन, अब है ना एक ही नमकीन है, मान लो आलू भुजिया नमकीन खरीदने गए आप। अब आलू भुजिया की, है ना, आपने 120 रुपये किलो है, मान लो 120 रुपये किलो में आपने 3 किलो खरीद ली। लेकिन जब उसकी प्राइस 140 हो गई, तो फिर आपने सोचा कि यार 140 रुपये है, मेरे पास इतना बजट ही नहीं है, तो आपने क्या करी, उसकी क्वांटिटी कम कर दी, थोड़ी कम खरीदी। फिर उसकी प्राइस 160 हो गई, तो फिर और कम खरीदी। तो इस चीज़ को बोलते हैं कि भाई आप कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हो प्राइस चेंज होने पर, उसको बोलते हैं डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, क्वांटिटी डिमांडेड होती है कि भाई आपने एक प्राइस पे कितनी खरीदी, मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी चीज़ खरीदी, एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी खरीदी। जबकि डिमांड में क्या था कि अलग अलग प्राइस पे कितनी चीज़ें खरीद रहे हो आप। जबकि यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड, जैसे आप बाज़ार में गए, अब आम मान लो 20 रुपये की, जैसे मान लो आम 40 रुपये किलो है, तो आपने क्या कहा, 2 किलो का पैक कर दो भैया। तो ये क्या हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि वो 40 रुपये किलो है। अगर वही आम 40, 60 और 80 होते, तो आपकी, है ना, जो डिमांड है ना, वो उसी हिसाब से चेंज हो जाती, क्योंकि आपका बजट फिर उस हिसाब से होता। आप 150 रुपये लेके गए हो, है ना, और अगर 40, 60 और 80 रुपये की हो, तो फिर आप उस हिसाब से खरीदोगे, और अगर 40 रुपये किलो है तो आप उस हिसाब से खरीदोगे। तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, अमाउंट ऑफ गुड विच कंज्यूमर्स प्लान टू बाई एट पर्टिकुलर प्राइस, क्या, पर्टिकुलर प्राइस। इसके बाद में आता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है कि रिमेनिंग ऑल थिंग्स कांस्टेंट। अभी हम डिस्कस करेंगे क्या होती है ऑल थिंग्स कांस्टेंट, है ना। तो रिमेनिंग ऑल थिंग्स कांस्टेंट, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट इफ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड लिख लेना, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज एंड प्राइस राइजेज, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज। मतलब क्या होता है, जैसे आप बाज़ार में गए, अगर किसी वस्तु की प्राइस, जैसे मान लो आलू 30 रुपये किलो है, लेकिन आपको 25 रुपये किलो में मिल गए, तो आप क्या करोगे, 2 किलो खरीद लोगे, 1 किलो के बजाय 2 किलो दे दो भैया, पता नहीं फिर बाद में महंगे हो जाए नहीं हो।
है ना। तो जैसे ही वस्तु की प्राइस घटती है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है ना। क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड नहीं बढ़ती, ध्यान रखना, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। और जैसे उसकी प्राइस बढ़ती है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड घट जाती है। डिमांड नहीं घटती, क्वांटिटी डिमांडेड घट जाती है। ठीक है, समझ गए। देखो, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस रिमेनिंग ऑल थिंग्स कांस्टेंट। अब ऑल थिंग्स कांस्टेंट कौन कौन से हो गए, जैसे आदमी की इनकम हो गई, दूसरी चीज़ों की कीमतें हो गई, इनकम हो गई आदमी की, और टेस्ट हो गए, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गए, ये चीज़ें सब कांस्टेंट रहती है। तो लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है कि जैसे प्राइस बढ़ती है ना, क्वांटिटी डिमांडेड घट जाती है, जैसे प्राइस घटती है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है ना। इसीलिए कहते हैं कि हेंस देयर इज ए नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। देयर इज ए नेगेटिव, तो ये चीज़ एग्जाम में पूछ लेते हैं कि देयर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड। अब देखेंगे डिमांड कर्व कैसे बनता है, क्या है, लेकिन आप ध्यान रख लेना कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ना, जो रिस्पॉन्सिबल होता है डाउनवर्ड स्लोप के लिए। अब डिमांड फंक्शन क्या होता है, डिमांड फंक्शन यही है, लॉ ऑफ डिमांड होता है ना, उसको बोलते हैं डिमांड फंक्शन। रिमेनिंग ऑल थिंग्स कांस्टेंट डिमांड इज फंक्शन ऑफ गुड्स प्राइस। मतलब जो डिमांड का फंक्शन होता है ना, वो उस वस्तु की प्राइस का फंक्शन होता है। जैसे होता है डी बराबर 10 p(x), ऐसे है ना। तो इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है, देखो ये वाला डी बराबर, ये वाला डी बराबर फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, यानी वस्तु की प्राइस, प्राइस ऑफ आर यानी रिलेटेड गुड्स की प्राइस, आई बोले तो इनकम, टी बोले तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ए बोले तो अमाउंट ऑन एडवर्टाइजमेंट, है ना, अमाउंट ऑन एडवर्टाइजमेंट। तो वस्तु का जो फंक्शन, जो डिमांड फंक्शन होता है वो क्या होता है, प्राइस ऑफ एक्स। क्योंकि ये बाकी सारी चीज़ें ये तो रहती है कांस्टेंट, चारों चीज़ें, है ना, रिमेनिंग ऑल थिंग्स कांस्टेंट, है ना, वस्तु की प्राइस पे डिपेंड करता है। तो डिमांड फंक्शन क्या होता है, डी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स। समझ गए, एग्जाम में पूछ लेंगे कि डिमांड फंक्शन कौन सा होता है, तो ये बता देना, ये वाला डी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो इसके बाद में आगे देखते हैं। अब इसके बाद में आता है, इसके बाद में ये रहा, अब ये हो गया अपना डिमांड कर्व। डिमांड कर्व देखो कैसा होता है, एक तो डाउनवर्ड स्लोप होता है ऐसे, डी से डी डैश तक, है ना। डिमांड ऑफ फंक्शन कैसे, ऐसे बनता कैसे, जैसे मान लो किसी वस्तु की प्राइस P1 है ना, तो जैसे प्राइस हाई होगी तो वो बहुत कम चीज़ खरीदेगा, फिर धीरे धीरे प्राइस घटती जाएगी तो वो क्या करेगा, क्वांटिटी डिमांडेड खुद की बढ़ाता जाएगा, इधर से इधर से इधर जाता जाएगा। जैसे जैसे प्राइस कम होगी वैसे वैसे उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, है ना। तो डिमांड कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है और नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है ना ऐसे, जब भी ऐसा स्लोप बने तो नेगेटिव होता है, ऐसा वाला तो नेगेटिव होता है। तो यही है कि जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और नेगेटिव होता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है क्वांटिटी डिमांडेड घटती जाती है, और जैसे जैसे प्राइस घटती है वैसे वैसे बढ़ती जाती है, और बढ़ती प्राइस बढ़ती है तो डिमांडेड घट जाती है। अब डिमांड कर्व है ना, केवल डिमांड फंक्शन का एक पार्ट है और कुछ नहीं। और डिमांड कर्व हमें ये नहीं बताता कि वस्तु की प्राइस क्या है, ये बस ये बताता है कि हमने कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है ना, अलग अलग प्राइस पे। तो डिमांड फंक्शन, डिमांड कर्व है, सिर्फ ये चीज़ बताता है कि अलग अलग प्राइस पे कितनी क्वांटिटी खरीदेगा कंज्यूमर। ये क्वांटिटी डिमांडेड नहीं बताता, केवल डिमांड बताता है कि अलग अलग प्राइस पे कंज्यूमर की कौन कितनी कितनी चीज़ें खरीदेगा। ठीक है, अब वो जो कांस्टेंट रखते हैं चीज़ें वो कौन कौन सी है, जो फैक्टर्स है जिनसे ऐसे होता है, जो जो डिमांड को प्रभावित करते हैं या इफेक्ट डालते हैं, वो कौन कौन सी है।
पहली तो है इनकम ऑफ पीपल। अगर आदमियों की इनकम ज़्यादा होगी तो उनकी डिमांड भी ज़्यादा होगी, इनकम कम होगी तो उनकी डिमांड भी कम होगी। इसीलिए इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड में इनकम को कांस्टेंट माना जाता है, ताकि उसकी डिमांड घटे बढ़े नहीं। दूसरा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। आदमी को जो, जैसे मान लो पार्ले जी बिस्किट खरीदने गया है तो फिर पार्ले जी खरीदे, ऐसे नहीं कि ब्रिटानिया खरीद ले, ओरियो खरीद ले, दूसरा खरीद ले, नहीं, पार्ले जी खरीदना चाहिए। तो इसलिए उसका टेस्ट प्रेफरेंस भी चेंज नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ है, मतलब जो उसके साथ की चीज़ें, जैसे पार्ले जी के जो सब्सटीट्यूट्स हैं उनकी प्राइस भी सेम ही रहनी चाहिए, वो बदलनी नहीं चाहिए। नहीं तो जैसे मान लो कि वो जैसे दूसरी चीज़ों की कीमत बदल गई अगर, तो वो फिर कंज्यूमर उनकी तरफ या तो आकर्षित हो जाएगा या फिर उनको छोड़ देगा और फिर पार्ले ज़्यादा खरीद लेगा। तो ये फेयर नहीं रहेगा। इसलिए जैसे मान लो अगर कोई बिस्किट 4 रुपये में दे दे, दूसरा पार्ले जी के देगा, तो आप 4 रुपये वाला खरीदोगे, सीधी सी बात है, वही चीज़ दे रहा है तो। अगर फिर होता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, इसको भी कांस्टेंट मानते हैं। ऐसा नहीं, जैसे जिस चीज़ पे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना लोग बाग, उसको ज़्यादा खरीदते हैं, इसलिए इसको भी कांस्टेंट रखता है। नंबर ऑफ कंज्यूमर इन मार्केट, कंज्यूमर भी कांस्टेंट रखते हैं भाई, इतने ही कंज्यूमर है, क्योंकि कंज्यूमर ज़्यादा हो जाएंगे तो सीधी सी बात है डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए कंज्यूमर भी कांस्टेंट ही रखते हैं। कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन विथ रिगार्ड्स टू फ्यूचर प्राइजेस, कई बार ऐसा होता है कि कंज्यूमर कुछ चीज़ों को फ्यूचर के बेस पे ख़रीदता है कि भाई फ्यूचर में, जैसे ज़मीन खरीद रहा है तो भाई फ्यूचर में इसकी कीमत बढ़ जाएगी, इसीलिए क्या होता है कि वो ज़्यादा ज़मीन खरीद लेता है, या फिर इसकी प्राइस फ्यूचर में कम हो जाएगी तो वो ज़मीन बेच देता है। इससे क्या है, डिमांड पर इफ़ेक्ट पड़ता है, इसलिए ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रखे जाते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में है ना, ये सातों के सातों पूछ लेते हैं, जो 6 के 6 है ना, ये 6 के 6 पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, क्या क्या कांस्टेंट रखते हैं, ऐसे करके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाएगा, कौन कौन सी चीज़ें एग्ज़ाम में कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, आगे आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना।